सेकेंड सेंचुरी बीसी तात्कालिक चाइना पर हान डायनेस्टी का राज था और उसके कैपिटल चेंगएन में मुसीबत के बादल छाए हुए थे। और वजह थी श्योंगू ट्राइब्स, जो कि लगातार नॉर्थ और वेस्ट बॉर्डर पर आक्रमण करती जा रही थी और इन्हें रोकना हान डायनेस्टी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। हान डायनेस्टी के तत्कालिक एम्परर वू ने डिसाइड किया कि वह एक टुकड़ी यूजे ही प्रदेश भेजेंगे जहां से वह मदद की मांग करेंगे और इस टुकड़ी का लीडर उन्होंने शांग्यान को बनाया। शांग्यान यूजे ही जाते समय बीच में कई छोटे देश जैसे कि लुलान, क्विजी, युटियान से होकर गुजरा, बट इन सब में सबसे ज्यादा प्रभावित उसको डायुआन ने किया, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके घोड़े। जहां हान डायनेस्टी के हॉर्सेस सिलीनियम की कमी के चलते श्योंगनू ट्राइब के सामने कमजोर रह जाते थे, वहीं डायुआन के हॉर्सेस उनसे कई ज्यादा सुपीरियर थे। यह ऐसे घोड़े थे जैसे हान डायनेस्टी में किसी ने कभी नहीं देखे थे। इनका आकार, इनकी रफ्तार, इनकी स्ट्रेंथ अन्य किसी भी घोड़े से बहुत ज्यादा थी। यही वजह थी कि यांग ने सीधे आकर एम्परर वू को इन चमत्कारी घोड़ों के बारे में बताया और वू ने इन्हें तुरंत परचेस करने का फैसला लिया। और उसके बाद कुछ ही समय में हान डायनेस्टी ने इन घोड़ों की मदद से श्योंगनू ट्राइब की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। बट केवल घोड़े ही नहीं, यांग ने अपनी यात्रा के बीच में अलग अलग संस्कृति, अलग अलग लोग, अलग अलग समाज को देखा था, जिसके बारे में भी उसने आकर अपने एम्परर को बताया था। और यांग की इसी जर्नी से इंस्पायर होकर राजा वू ने डिसाइड किया कि वह वेस्ट की तरफ अपने संबंध और आगे बढ़ाएंगे। और यहीं 130 बीसी में जन्म होता है सिल्क रोड का, जो कि ईस्ट से वेस्ट तकरीबन 4000 माइल्स को ट्रेड रूट्स के माध्यम से जोड़ती थी। और यह इतनी लंबी थी कि यह हान डायनेस्टी चाइना से लेकर यूरोप की दहलीज तक फैली हुई थी। यह पूरी रोड साइबेरिया की सर्द हवाओं और अरब की गर्मी से बची हुई थी और जिसके चलते यह रोड व्यापारियों के लिए और ज्यादा फेवरेबल हो जाती थी। पर यह अपने तरीके का पहला ट्रेड रूट नहीं था। इससे पहले भी कई इंटरनेशनल ट्रेड रूट बनाए जा चुके थे, जैसे कि 500 बीसी में पर्शियन एम्पायर के राजा डेरियस वन के द्वारा एक रॉयल रोड का भी निर्माण किया गया था, जो कि टेंग्रिस रिवर से होते हुए एजीनिया सी तक जाता था। पर्शियंस के द्वारा इसमें कई सैंडलर रूट्स भी बनाए गए थे, जो कि इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका तक फैले हुए थे, जो इसे 300 साल तक जिंदा रखे रहे। और यह पूरा रूट तकरीबन 2000 मील का होता था। बाद में 330 बीसी के अराउंड जब अलेक्जेंडर द ग्रेट ने आक्रमण किया, तब सेंट्रल एशिया के समरकंद को जीतने के लिए, जो कि आज साउथ ईस्ट उज्बेकिस्तान का भाग है, उसने इसी रूट का इस्तेमाल किया था। इस रोड को मैसेंजर्स रोड भी कहा जाता था, क्योंकि यह रोड मैसेजेस भेजने के समय को तकरीबन 10 गुना तक कम कर देता था। और बाद में जब हान डायनेस्टी के द्वारा सिल्क रोड की नींव डाली गई, तब इस रॉयल रोड को भी उसी में मिला दिया गया और बाद में सिल्क रूट ही व्यापारियों और मैसेंजर्स के लिए मुख्य साधन बन गया। पर मुख्य रूप से इसका उपयोग व्यापारियों के द्वारा चीजों को बेचने और खरीदने के लिए ही किया जाता था। हालांकि जिस नाम से आज हम इसे जानते हैं, यह नाम इसको 19वीं सेंचुरी में दिया गया, जो कि इसे पूरे रीजन में अपने सिल्क के व्यापार के कारण मिला। काफी लंबे समय तक इस रूट पे सिल्क केवल और केवल चाइना से आता था और पूरे वर्ल्ड में जाता था। चाइना, जिसने ककून से सिल्क बनाने की डिस्कवरी की थी, वह इस पूरे सिल्क व्यापार पर एकाधिकार बनाए हुए था। सिल्क रोड नेटवर्क की वजह से सिल्क मटेरियल्स और सिल्क प्रोडक्ट आसानी से यूरोप में बेचे जा सकते थे और यही वजह थी कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लोग इसके कुछ ज्यादा ही दीवाने हो गए थे। और यह ऑब्सेशन जो कि रोमन्स ने चाइनीज सिल्क के प्रति डेवलप किया था, इसके चलते मांग इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि रोमन एम्पायर चाइनीज एम्पायर से अनफेवरेबल कंडीशंस में आ गया, यानी कि व्यापार अब समान न रहते हुए चाइना के पक्ष में झुकने लगा था। और रोमन्स में चाइनीज सिल्क के पागलपन का अंदाजा हम इसी से लगा सकते हैं कि रोमन एम्पायर ने चाइनीज सिल्क को पहनना इमोरल तक डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि इसको लेकर वह ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। यहीं अगर चाइना की बात करें तो हान एम्पायर भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका। हालांकि
हान एम्पायर ने सिल्क रूट को बढ़ाने में कुछ मुख्य काम किए, जैसे कि वॉर ऑफ द हेवनली हॉर्सेस, जिसके द्वारा हान एम्पायर ने फरगान वैली को जीता और सिल्क रोड को और ज्यादा सुचारू बनाया। पर बाद में 270 एडी के आते आते हान एम्पायर खत्म हो गया और इसकी जगह वी, शू, वू 3 नए एम्पायर्स ने जन्म लिया और इस पीरियड को चाइनीज हिस्ट्री में 3 किंगडम पीरियड भी कहा जाता है। बाद में तकरीबन 376 एडी के आते आते रोमन्स पर भी बारबेरियन अटैक होने लगे थे, जिसके चलते रोमन्स से भी चाइना का व्यापार लगातार कम होता गया और बारबेरियन अटैक, हूणों का आक्रमण और साथ ही साथ ट्रेड में इतनी ज्यादा डेफिशिएंसी के चलते हुए वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पूरी तरीके से खात्मा हो गया। बाद में 439 एडी पर आकर 3 किंगडम पीरियड का भी अंत हुआ और चाइना में टैंग डायनेस्टी का उदय हुआ। उस समय टैंग डायनेस्टी के पास ना तो गांशू कॉरिडोर था और ना ही शिनजियांग, जो तत्काल में किसी टर्किश ट्राइब के पास था। बाद में हम देखते हैं कि टैंग डायनेस्टी ने इन्हें हराया और पूरा का पूरा सिल्क रूट वापस से शुरू किया। ईस्टर्न रोमन एम्पायर पहले से वेस्टर्न रोमन एम्पायर के द्वारा की हुई गलतियों को जानता था और 560 एडी में एम्परर जस्टिसियन 1 के द्वारा 2 अंडरकवर एजेंट चाइना में भेजे गए, जिनका मुख्य काम था कि चाइना से सिल्क वॉर्म को चुरा के लाना और उन्हें रोम में लाकर सिल्क का प्रोडक्शन रोम में शुरू करना। यह पूरा एक्सपेडिशन पूरी तरीके से वर्क किया और रोमन्स के पास में सिल्क पहुंच गया। हालांकि रोमन्स के द्वारा उगाया हुआ सिल्क उतना टॉप नॉच का नहीं था जितना चाइना का, पर कम से कम जो हाई प्राइस सिल्क के ट्रेड में इम्बैलेंस बना हुआ था उसको कुछ हद तक कम करने में यह सहायक हुआ। हालांकि इसके बाद भी तकरीबन 750 एडी तक टैंग डायनेस्टी और कैंजेंटाइन एम्पायर के बीच में यह ट्रेड काफी ज्यादा फला फूला और यह ट्रेड तब और ज्यादा बढ़ गया जब क्वांजियांग नामक फेमस मॉन्क टैंग डायनेस्टी से गांशू होते हुए वेस्ट से लेकर इंडिया तक के सफर पे गए, जहां उन्हें हर जगह सिर आंखों पे रखा गया और जहां जहां से वो गुजरे वहां वहां अपना कल्चर फैलाया। साथ ही साथ चाइना की टैंग डायनेस्टी के रिश्ते उस देश के साथ में अच्छे होते चले गए। पर 760 एडी के आते आते टैंग डायनेस्टी ने वेस्टर्न रीजन से अपना रूल खो दिया और सिल्क रूट पर दोबारा से रोक लग गई। 907 एडी में टैंग डायनेस्टी के खत्म होने के बाद यहाँ पे कई सारी सिविल वॉर हुई, पर बाद में 960 एडी के आते आते यहाँ पर सोंग एम्पायर की स्थापना हुई। पर सोंग एम्पायर के आने से भी सिल्क रूट पर कुछ खासा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि गांशू कॉरिडोर वेस्टर्न शिया के पास था। हालांकि सोंग एम्पायर ने इसको कई बार वापस लेने की कोशिश की, बट हर बार फेल होते गए और अंत में 1235 एडी के आते आते सोंग एम्पायर खुद में भी सिकुड़ के छोटा हो गया, क्योंकि यहाँ से उदय होने लगा मंगोल एम्पायर। और मंगोल एम्पायर के उदय ने सिल्क रोड में एक नई जान डाल दी, क्योंकि यह चाइना से लेके यूरोप तक फैल गया। इसने बीच में आने वाले सारे एम्पायर्स को खत्म किया और एक बार फिर से सिल्क रोड की नींव डाली। 1271 के आते आते यहाँ की सारी एक्टिविटीज दोबारा रिवाइव हो गईं और युआन डायनेस्टी के समय सिल्क रूट पे होने वाला ट्रेड अपने पीक पर पहुंच गया था। इस रूट पर सिल्क अकेले पॉपुलर एक्सपोर्ट नहीं था, बल्कि चाय, स्पाइसेस, पेपर, गन पाउडर और मेडिसिन भी जाती थी, जो कि चाइना के द्वारा यूरोप भेजी जाती थी। इनमें पेपर और गन पाउडर 2 ऐसी चीजें थीं जिनका इतिहास में बहुत बड़ा रोल देखा जा सकता है, क्योंकि यूरोप वर्ल्ड में जहां गन पाउडर ने यूरोप के वॉरफेयर को बदल दिया, वहीं पेपर ने यूरोप के प्राइमरी कैनवास को बदल के रख दिया। पर ऐसा नहीं है कि हर चीज ईस्ट से वेस्ट ही आती थी, कुछ चीजें वेस्ट से ईस्ट भी जाती थी, जैसे कि एनिमल फर, फूड, फ्रूट, हनी, आर्मर, एनिमल्स, हॉर्स राइडिंग इक्विपमेंट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वेस्ट टू ईस्ट भी जाती थी। यहाँ पे व्यापार रूट के थ्रू ना सिर्फ वस्तुएं भेजी जा रही थीं, बल्कि नई सोच और जीने के नए तरीके भी शेयर किए जा रहे थे। इन रूट के तहत कई धर्मों को भी एक से दूसरी जगह फैलाया गया, कई आइडियोलॉजीज एक से दूसरे देशों में पहुंची और इन सब को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ था उन व्यापारियों का, उन मैसेंजर्स का, जो एक से दूसरी जगह इन चीजों को लेके जाते थे। हालांकि उस समय शायद ही कोई व्यापारी या मैसेंजर रहा होगा जो कभी पूरे सिल्क रूट पे गया होगा।
बल्कि रियलिटी में ज्यादातर जो ट्रेडर्स होते थे वह एक से दूसरे स्थान पर जाते थे और दूसरे ट्रेडर्स को सामान बेच देते थे, और वह ट्रेडर भी आगे ऐसा ही करते थे। और इसी चीज के चलते सिल्क रूट पर मिडिल मैन्स की एक बहुत लंबी कतार पैदा हो गई थी, जो कि एक जगह से आने वाले सामान को दूसरी जगह तक पहुंचने में 20 से 50 गुना तक महंगा कर देती थी। पर जहां इन रूट्स पर नए रास्तों के द्वारा बिजनेसेस के नए आयाम खुल रहे थे, वहीं यहाँ बढ़ती जा रही थी रॉबरीज। लोग चोरों को सिल्क रूट पे चोरी करवाने के लिए नौकरियां देने लगे थे, और इस रूट पर पूरे साल ही व्यापारियों के साथ समय समय पे चोरियां होती रहती थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि देशों ने इन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बट वह कोशिशें पर्याप्त कभी नहीं थी। पर एक आदमी था जो युआन डायनेस्टी के समय सिल्क रोड के दोनों छोरों को छू के आया था। मार्को पोलो, एक 17 साल का लड़का जो कि यूरोप से अपने पिता के साथ 1272 एडी में चला था, और इसने 3 साल इस रोड पर यात्रा करने में बिताए, और अंत में युआन डायनेस्टी के राजा कुबलई खान के पास 1275 एडी में पहुंचा। इसके बाद मार्को पोलो तकरीबन 24 साल एशिया में ही रहा, जहां इस युवक ने कई अलग अलग कल्चर्स को देखा, ऐसी चीजें जो इसने कभी सोची भी नहीं थी। और 1295 में जब यह अपने घर वेनिस लौटा, तब यह अपने साथ इस पूरी यात्रा की नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को लेके गया था। और एशिया में गुजारे हुए अपने साल और एशिया का कल्चर, एशिया का रिलीजन, इसने जाके पूरे यूरोप वर्ल्ड के साथ अपनी किताब के थ्रू शेयर किया, जिसका नाम था ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो। और इसकी किताब आज भी इतिहास के एक बहुत मुख्य ग्रंथ के रूप में देखी जाती है, जो कि एशिया में चल रहे उस समय की लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन और डिस्कवरीज के बारे में हमें बताती है। हालांकि इस रोड ने केवल व्यापार को ही नहीं, बीमारियों को भी फैलाया। 1350 एडी में हुई ब्लैक डेथ की घटना, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, कहा जाता है वह सिल्क रोड से ही फैली थी। पर इसके बाद अगले 100 सालों तक यह रूट आराम से ऐसे ही चलता रहा। बाद में ऑटोमन एम्पायर के उदय ने इस रोड को पूरी तरीके से बंद कर दिया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने वेस्ट से पूरी तरीके से व्यापार को खत्म कर दिया और सिल्क रोड को मार डाला। और यहीं से यूरोप और चाइना के बीच चल रही सिल्क रोड और सदियों से चल रहे व्यापार का अंत हो गया। पर कहा जाता है कि हर बुरी चीज के पीछे कोई ना कोई अच्छी चीज छिपी रहती है। इसी तरह जब एंशिएंट सिल्क रूट खत्म हुआ, तो यूरोप ने समुद्र में जाकर नए व्यापारियों की तलाश शुरू की, जिसने जन्म दिया एज ऑफ डिस्कवरी को। यूरोप नए व्यापार की तलाश में नई दुनिया को खोजने निकला था, जिसके चलते आज पाई जाने वाली कई कंट्रीज ने जन्म लिया। इसी तरह सिल्क रोड आज खोजे जाने वाली कई नई कंट्रीज की वजह भी बना। फिर भी जब तक सिल्क रोड रहा, इसने व्यापारियों के लिए कई बड़ी भूमिकाएं निभाई। इसने एक्सप्लोरर के लिए नए नए डेस्टिनेशंस खोजी, इसने कई मैनेजमेंट सिस्टम निकाले, इसने व्यापार तंत्र को पूरी तरीके से बदला, इसने ईस्ट को वेस्ट एशिया से जोड़ा, इसने कई नए प्रोडक्ट को फैलाया, कई नए कल्चर को पूरे एशिया में फैलाया, कई लैंग्वेज, रिलीजन, आइडिया, डेवलपमेंट और साथ ही साथ डिसीजेस को भी फैलाया। सिल्क रूट पे होने वाला ट्रेड और स्पीड का स्केल इतना ज्यादा था कि आज 21st सेंचुरी में भी कई देश इसको डोमिनेट करना अपना जियोपॉलिटिकल एस्पिरेशन मानते हैं, और जिनमें से एक है चाइना। चाइना अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के द्वारा इसी सिल्क रूट को दोबारा जिंदा करना चाहता है और एशिया और पूरे दुनिया में अपनी हेजिमनी स्थापित करना चाहता है। पर यह बेल्ट रोड इनिशिएटिव है क्या और मॉडर्न सिल्क रूट क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।